आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास नेशनल बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने भारत का खास प्लान, कांग्रेस समेत विपक्ष भी साथ। 21 मई से भारतीय प्रतिनिधिमंडल शुरू करेगा यात्रा। हांगकांग, सिंगापुर के बाद अब भारत में भी कोरोना की री एंट्री। मुंबई से मिले 53 मरीज। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने बढ़ाई चिंता, चीन ने छुपाए आंकड़े। तड़के सुबह ACB EOW की टीम की छापेमारी, 22 जगहों पर चल रही कार्रवाई। ACB ने शराब सप्लायर अशोक अग्रवाल के घर पर मारा छापा, 14 करोड़ के जमीन के दस्तावेज जब्त। लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने लॉन्च किया नया गाना, रिलीज होते ही इंटरनेट पर छाया मनोज तिवारी का नया गाना सिंदूर की ललकार, सेना की बहादुरी और त्याग को किया सलाम। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई पूरी दुनिया को बताने भारत ने कमर कस ली है। 51 सदस्यीय भारतीय सांसदों का डेलीगेट 21 मई को इसको लेकर अपना दौरा शुरू करेगा। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का यह दौर 5 जून तक चलेगा। सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार 21 मई से सांसदों के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों की राजधानियों में भेजेगी। कुल मिलाकर 51 नेता इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होंगे। इनमें सांसद, पूर्व मंत्री और 8 पूर्व राजदूत शामिल हैं। खास बात यह है कि हर प्रतिनिधिमंडल में एक मुस्लिम नेता या विदेश मंत्रालय के अधिकारी को रखा गया है। ये सभी नेता मिलकर दुनिया के कई देशों में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत का पक्ष रखेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। बता दें, एशियाई देशों जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में लगातार मरीजों की संख्या में चिंताजनक इजाफा देखने को मिल रहा है। अकेले सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3000 मरीज सामने आए। वहीं अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये संख्या 11100 थी। बता दें कि इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के लिए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि ये नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। हालांकि उनका मानना है कि यह लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल भारत के लिए चिंता जैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही। पाकिस्तान भारत तनाव के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने संसद के स्थायी समिति के सामने सीज फायर में ट्रंप की भूमिका और पाकिस्तान तुर्की के साथ तनावपूर्ण संबंधों समेत कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत पाक के बीच मध्यस्थता को लेकर किए जा रहे ट्रंप के दावे सही नहीं हैं। बैठक के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने समिति को संबोधित करते हुए सीज फायर समेत अन्य अहम मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। मिस्त्री ने संसदीय समिति को बताया कि सीज फायर एग्रीमेंट में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सीज फायर के बीच में आने के लिए हमसे कोई अनुमति नहीं ली थी, वो आना चाहते थे इसलिए आ गए। तेलंगाना के राजभवन में एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। राजभवन परिसर में स्थित सुधर्मा भवन की पहली मंजिल के एक कमरे से 4 हार्ड डिस्क चोरी हो जाने की खबर आई है। यह घटना 14 मई 2025 की रात को हुई, जिसमें एक हेलमेट पहने व्यक्ति ने कंप्यूटर रूम में घुसकर यह चोरी की है।
चोरी हुई हार्ड डिस्क में राजभवन के मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें और रिपोर्ट्स थीं, जिससे इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां राजभवन के कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक संदिग्ध की पहचान की है। फुटेज में दिखा है कि एक व्यक्ति हेलमेट पहने कंप्यूटर रूम में घुसा हुआ और हार्ड डिस्क लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद राजभवन के कर्मचारियों ने तुरंत पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अब अपनी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी संगठन को नियमित तौर पर प्रचार देने के मूड में नहीं है। न ही संघ अब भाजपा के मामलों में सीधा दखल देगा। हालांकि सहयोग जारी रहेगा। मौजूदा समय में भाजपा के संगठन मंत्री के तौर पर काम कर रहे प्रचारक यथावत काम करते रहेंगे और अपवाद स्वरूप एकाधिक प्रचारक भेजे भी जा सकते हैं। भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर मूलतः संघ के प्रचारक काम करते हैं। यह व्यवस्था जनसंघ के समय से चली आ रही है। संघ की चिंता दो स्तर पर है। एक तो जब से भाजपा सत्ता में आई तब से संघ का मत बना है कि उसे प्रचारक संगठनात्मक कार्यों की अपेक्षा राजनीति में ज्यादा उलझ गए हैं। निचले व मध्य स्तर पर यह ज्यादा हुआ, इससे संघ चिंतित है। अब दिल्ली से बीजेपी लोकसभा सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने जल, थल और वायुसेना के संघर्षों को बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया गाना लॉन्च किया है। बता दें कि मनोज तिवारी का ये गाना बहुत ही शानदार है। इस गाने के जरिए उन्होंने भारतीय सेना की तीनों अंगों जल सेना, थल सेना और वायुसेना की बहादुरी और त्याग को सलाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन है जो देश की सेफ्टी और मान सम्मान के लिए किया गया है। इस गाने में उन जवानों की कहानियां और उनकी लड़ाई की झलक है जो देश की सीमाओं पर दिन रात खड़े रहते हैं। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों पर एक बार फिर से कार्रवाई की है। 17 मई से शुरू हुई कार्रवाई में अब तक 42 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। हम यहां आपके साथ उन प्रमुख करीबियों के नाम, स्थान और कारोबार साझा कर रहे हैं जिन पर एसीबी व ईओडब्ल्यू की खास नजर रही। एसीबी की 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। दुर्ग, भिलाई में 22 जगहों पर कार्रवाई जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कई टीमें 4 गाड़ियों में सुबह 4 बजे भिलाई पहुंची। एक टीम हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली अपार्टमेंट में अशोक अग्रवाल के घर पहुंची। इसके साथ 3 लोगों के घर भी दस्तावेज की जांच चल रही है। दोनों स्टील कारोबारी है। इनकी छावनी चौक भिलाई के पास फैब्रिकेशन व अन्य चीजों की फैक्ट्री भी है। अशोक अग्रवाल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी रहे हैं। इन्होंने लखमा के साथ मिलकर पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया। 25 मई को सुकमा के झीरम में हुए देश के सबसे बड़े नक्सल हमले को 12 साल पूरे हो जाएंगे। माओवादियों के हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 33 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल ने भी जान गंवाई थी। हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस की परिवर्तन रैली सुकमा जिले में झीरम घाटी के दरभा इलाके से गुजर रही थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस हमले के 12वीं जयंती को शहादत दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। बता दें, पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि झीरम कांड की बरसी पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में शहादत दिवस मनाएगी। इस मौके पर सभी जिलों में शहादत दिवस मनाया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि 25 मई को हम सब बस्तर जाएंगे और शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बैज ने यह भी बताया कि अगर गृह मंत्री भी आते हैं तो उनका स्वागत भी किया जाएगा। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।